7 फरवरी को 2023 में सुरक्षित इंटरनेट दिवस के डैश डैश संस्करण के रूप में मनाया गया। 19वें, 20वें, 21वें, 22वें। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, 20वें संस्करण के रूप में मनाया गया। सुरक्षित इंटरनेट दिवस हर साल दुनिया भर में दूसरे महीने के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन मनाया जाता है। अब हर साल दूसरा महीना यहाँ पे हो जाएगा फरवरी, और यहाँ पे दूसरा वीक हो जाएगा सेकेंड वीक, और सेकेंड वीक का हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड डे। हर जगह यहाँ पे सेकेंड लगा हुआ है, इसी दिन मनाया जाता है। जैसे कि इस साल पड़ा हुआ था 7 फरवरी, तो 7 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस के 20वें संस्करण के रूप में मनाया गया। इंटरनेट से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बातों को जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब को पहली बार कंप्यूटर वैज्ञानिक टीम बर्नर्स ली द्वारा, नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, बर्नर्स ली द्वारा पेश किया गया था, जिसको www के रूप में हम लोग जानते हैं। किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, यूरेनस ग्रह, शुक्र ग्रह। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। अभी ये काफ़ी चर्चा में रहा था, पहले शनि ग्रह के पास था। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने बताया कि अब सौर मंडल में शनि ग्रह के पास सबसे ज़्यादा चंद्रमा है, पहले बताया गया था। लेकिन अभी हाल ही में वाशिंगटन में कार्नेगी इंस्टीट्यूशन फॉर साइंस के खगोलविद, जिनका नाम है अस्कॉट सेपर्ट के मुताबिक बृहस्पति के 12 नए चंद्रमा खोजे गए हैं, जिसके चलते बृहस्पति सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह बन गया है। अब बृहस्पति के पास देखा जाए तो कुल यहाँ पे हो जाएगा 92 चंद्रमा। वहीं शनि ग्रह के पास देखा जाए तो 83 के आसपास चंद्रमा आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे हम लोगों को बता दूँ कि सबसे बड़ा जो चंद्रमा है पूरे के पूरे हम लोग सोलर सिस्टम का बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा गैनीमीड किसका चंद्रमा है? तो बृहस्पति ग्रह का है। लेकिन बृहस्पति ग्रह के साथ साथ अगर सबसे बड़ा चंद्रमा की बात किया जाए तो इसका भी उत्तर हो जाएगा गैनीमीड हमारे सौर मंडल के 5वें ग्रह बृहस्पति का सबसे बड़ा ग्रह है और हमारे सौर मंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह के रूप में जाना जाता है। एरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय T20 अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास की घोषणा कर दी। T20 अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास की घोषणा कर दी। उन्होंने किस देश के लिए 103वीं T20 मैच खेले? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया के T20 विश्व कप विजेता कप्तान एरोन फिंच ने संन्यास की घोषणा कर दी। एरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय T20 से संन्यास की घोषणा की है। इससे उनके 12 साल लंबे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर का अंत हो गया। इससे पहले उन्होंने पिछले साल सितंबर में 50 ओवर के प्रारूप से संन्यास की घोषणा की थी, अर्थात ओडी वनडे जो होता है 50 ओवर का, उससे घोषणा कर दी थी पिछले साल, और इस बार उन्होंने T20 से भी संन्यास की घोषणा कर दी। पीएम मोदी ने 11 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में डैश डैश इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल लॉन्च किया। 5% है यहाँ पे, 10%, 15%, 20%। यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है, कि डैश डैश इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल लॉन्च किया, अर्थात कितना इथेनॉल पेट्रोल में यहाँ पे मिलाई जाएगी। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 20%। ध्यान रखिएगा 20%। पीएम मोदी ने 11 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल लॉन्च किया। इथेनॉल ब्लेंडिंग भी इसे बोला जाता है, इथेनॉल ब्लेंडिंग, इसी को सम्मिश्रण बोला जाता है। रोड मैप के अनुरूप प्रधानमंत्री ने 11 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में तेल विपणन कंपनियों के 84 रिटेल आउटलेट्स पर E20 ईंधन का शुरू किया। E20 पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल का एक मिश्रण है। पहले चरण में 15 शहरों को कवर किया जाएगा और अगले 2 वर्षों में पूरे देश में इसका विस्तार किया जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा E20 बायोफ्यूल पूरा देख पा रहे हैं, ठीक है, एक हरित एनर्जी के रूप में इसको इंडिकेट किया जा रहा है। मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक और CEO का नाम बताइए जिन्होंने हुरून इंडस्ट्री अचीवमेंट अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है।
शिशिर बैजल, बीबी नंद कुमार, रूपर्ट हुगवर्थ, साइरस ए पूनावाला। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है, बीपी नंद कुमार। हुरून इंडिया अवार्ड मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड के प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, जिनका नाम है बीपी नंद कुमार। बीपी नंद कुमार को व्यवसाय में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। हुरून इंडस्ट्री अचीवमेंट अवार्ड 2022 नंद कुमार को हुरून ग्लोबल के संस्थापक और अध्यक्ष रह चुके हैं यहाँ पे रूपर्ट हुगवर्थ द्वारा दिया गया। 2 फरवरी को आईबीएस सॉफ्टवेयर के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष बीके मैथ्यूज को भी हुरून इंडस्ट्री अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे इनका नाम याद रखिएगा, वीके मैथ्यूज है। वीके मैथ्यूज को भी यहाँ पे दिया गया है, सेम अवार्ड है यहाँ पे, वीके मैथ्यूज, जो कि आईबीएस सॉफ्टवेयर के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मौजूद हैं। पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ, पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ, इसी को बोला जाता है पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस एजेंसी। यहाँ पे सेल के रूप में भी आप इसे समझ सकते हैं, सेल भी बोला जाता है, एनालिसिस सेल। इसने डेटा और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए किस संगठन के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया? अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। इसी को बोला जाता है IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया। 7 फरवरी को यह हुआ है। 7 फरवरी को डेटा और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और समवहनीयता को बढ़ावा देने के लिए इस पत्र पे हस्ताक्षर किया गया। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ। यहाँ पे इसके जो महानिदेशक हैं, इसका नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। महानिदेशक हैं यहाँ पे पीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं मनोज कुमार है, और कार्यकारी जो निदेशक है फतेह बिरोल। IEA ने भारत ऊर्जा सप्ताह के अवसर पर आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला पहला नगर निगम बन गया है? लखनऊ नगर निगम, इंदौर नगर निगम, नई दिल्ली नगर निगम, पुणे नगर निगम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीपीएससी में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, इंदौर नगर निगम। इंदौर ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला पहला नगर निगम बन गया है। इंदौर अपने जल पंपिंग स्टेशन पर 60 मेगावाट के सौर संयंत्र के लिए 224 करोड़ रुपए जुटाने के लिए ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया है। इंदौर नगर निगम 305 करोड़ रुपए के निवेश से जुलाद पंपिंग स्टेशन को बिजली प्रदान करने के लिए 60 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापित कर रहा है। यहाँ पे नाम है जुलाद पंपिंग स्टेशन। सरकार ने पीएम कुसुम योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है? 2028, 2025, 2027, 2026। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, 2026। सरकार ने मार्च 2026 तक पीएम कुसुम योजना को बढ़ाने का निर्णय लिया है। सरकार ने पीएम कुसुम योजना को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है, क्योंकि इससे कार्यान्वयन की गति महामारी से बाधित हुई थी। खासकर कोविड-19 की बात की जा रही है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान जो योजना है 2019
19 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य है भारत में किसानों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से बिजली की स्थापित क्षमता का हिस्सा का यहाँ पे 40% तक बढ़ाना है। यह 35 लाख से अधिक किसानों को उनके कृषि पंपों को सोलराइज करके स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने की दुनिया की सबसे बड़ी पहल है। अब इसके लिए सरकार के द्वारा जो सपोर्ट किया जा रहा है, इससे भूस्वामी को प्रति वर्ष प्रति एकड़ 60,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक की आमदनी अगले 25 वर्षों तक होगी। सोलर प्लांट लगवाने के लिए जमीन विद्युत सब स्टेशन से 5 किलोमीटर तक के दायरे में होना चाहिए। किसान सोलर प्लांट स्वयं या डेवलपर को जमीन पट्टे पर देकर यहाँ पे लगवा सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पीएम कुसुम, किसान की बंजर भूमि अब बनेगी आय का साधन। हल्का लड़ाकू विमान जो कि नौसेना के द्वारा प्रयोग किया जाता है और डैश डैश ने 6 फरवरी को भारत के पहले स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर सफलतापूर्वक लैंड किया हुआ है। मिग-21 लड़ाकू विमान, मिग-29 के लड़ाकू विमान, कामोव KA-27 लड़ाकू विमान, तेजस लड़ाकू विमान। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, मिग-29 के लड़ाकू विमान। हल्का लड़ाकू विमान और मिग-29 के लड़ाकू विमान भारत के पहले स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर सफलतापूर्वक लैंड किया। विमानन परीक्षणों के भाग के रूप में LCA और मिग-29 की लैंडिंग भारतीय नौसेना परीक्षण पायलटों द्वारा फरवरी में की गई थी। भारतीय नौसेना आईएनएस विक्रांत पर 12 मिग-29 के लड़ाकू विमानों का उपयोग करने की योजना बना रहा है। भारतीय नौसेना वर्तमान में 2 विमान वाहक आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य का संचालन करती है। केनरा बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? के सत्यनारायण राजू, एलवी प्रभाकर, समिका रवि, राजेश कुमार। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, के सत्यनारायण राजू। 7 फरवरी को एमडी और सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया हुआ है। के सत्यनारायण राजू ने एलवी प्रभाकर का स्थान इनके द्वारा लिया गया है, जिन्होंने 31 दिसंबर 2022 को इस्तीफा दे दिया था। निम्नलिखित में से किसने प्रतिभा विकास के लिए एटीडी सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2023 जीता है? NHPC, ONGC, HPCL, NTPC। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, NTPC। NTPC ने प्रतिभा विकास के लिए ATD सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2023 जीता हुआ है। ATD का मतलब है एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट, जो कि USA के द्वारा सम्मानित किया जाता है। यहाँ पे मैं बता दूँ कि NTPC ने लगातार अभी 6ठे वर्ष 6 टाइम यहाँ पे लगातार इस पुरस्कार को जीता हुआ है, जिसका नाम है ATD पुरस्कार। ATD अवार्ड भी इसे बोला जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, BPSC के लिए पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के प्राथमिक तीर्थ स्थलों में से एक नहीं है? लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर, अमरावती। अब काफ़ी और ऑप्शन है यहाँ पे। अमरावती करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, अमरावती। अमरावती तो आंध्र प्रदेश में बुद्ध गए ही नहीं है, तो बुद्ध जहाँ जहाँ गए उन्हीं जगहों को तीर्थ स्थल के साथ साथ देखा जाए तो वर्तमान में पर्यटन स्थल भी बन चुका है। तो लुम्बिनी है, बोधगया है, कुशीनगर है। एक और जगह है, नाम ध्यान रखना है आप लोगों को, सारनाथ। ये यहाँ पे बौद्ध धर्म के 4 प्राथमिक स्थल है, पूछा जा सकता है। अब चर्चा में रहने का कारण है कि भारत और दक्षिण कोरिया के बीच 50 वर्षों के राजनयिक संबंधों के उत्सव के एक भाग के रूप में 108 तीर्थयात्री फरवरी के महीने में उत्तर प्रदेश और बिहार में आ रहे हैं बौद्ध स्थलों का दौरा करने, इसीलिए काफ़ी चर्चा में था। शिक्षा मंत्रालय ने पिछले 3 वित्तीय वर्षों में पश्चिम बंगाल में डैश डैश के
कार्यान्वयन के विशेष ऑडिट की मांग की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। अभी बंगाल सरकार पे आरोप यहाँ पे लगा हुआ है। जैसे आप देख पा रहे हैं, शिक्षा मंत्रालय ने पिछले 3 वित्तीय वर्षों में पश्चिम बंगाल में यहाँ पे डैश डैश के कार्यान्वयन के विशेष ऑडिट की मांग की। कौन से योजना चलाई जा रही थी जिसके लिए यहाँ पे कैग के द्वारा कह सकते हैं कि मांग की गई है यहाँ पे, ठीक है। मैंने कैग के द्वारा नहीं, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, चूँकि ऑडिट यहाँ पे कैग ही करेगा, जिसको भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी बोला जाता है। पहला ऑप्शन है पीएम पोषण योजना, पीएम कुसुम योजना, सौभाग्य योजना, सुकन्या समृद्धि योजना। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, पीएम पोषण योजना। शिक्षा मंत्रालय ने पिछले 3 वित्तीय वर्षों में पश्चिम बंगाल में पीएम पोषण योजना के कार्यान्वयन के विशेष ऑडिट की मांग की। शिक्षा मंत्रालय को पीएम पोषण योजना के तहत पश्चिम बंगाल में धन के दुरुपयोग की रिपोर्ट मिली हुई है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिनियम अगर देखा जाए 1971 की जो धारा है 23 के अनुसरण में बनाए गए लेखा परीक्षक और लेखा संशोधन 2020 पर विनिमय के तहत यहाँ पे सीएजी के द्वारा ऑडिट करने का पूरा अधिकार है। पीएम पोषण योजना के बारे में हम लोग देख लेते हैं। पीएम पोषण योजना के तहत राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर पहली से 1st से 8th जो क्लास हैं, इसके अलावा किंडरगार्टन भी बोला जाता है। किंडरगार्टन खासकर आंगनबाड़ी के रूप में आप समझ सकते हैं, जहाँ पे 3 से 5 वर्ष के बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। इन्हीं लोगों को एक कह सकते हैं कि जो भोजन दिया जाता है, भोजन के लिए जो भी धनराशि प्रदान की जाती है, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग योजना का ये संचालन करता है। अब इसी को पूरा यहाँ पे ऑडिट किया जाएगा कि क्या वाकई में जो क्लेम लगा है बंगाल पे, क्या ये सही है कि नहीं है, तो बाद ही में पता चलेगा। विदेशों में यूपीआई भुगतान की अनुमति देने वाले भारत की पहली फिनटेक कंपनी कौन है? विदेशों में यूपीआई भुगतान की अनुमति देने वाली पेटीएम, इंस्टामोजो, पाइपलाइन्स, इसके अलावा है फ़ोन पे। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, फ़ोन पे। फ़ोन पे विदेश में यूपीआई भुगतान की अनुमति देने वाला भारत का पहला फिनटेक कंपनी बन गया है। फ़ोन पे ने एक सेवा शुरू की है, एक सर्विस शुरू की है, जिसमें विदेश यात्रा करने वाले उपयोगकर्ता यूपीआई का उपयोग करके विदेशी व्यापारियों को भुगतान कर सकते हैं। उपयोगकर्ताओं को अपने भारतीय बैंक से सीधे विदेशी मुद्रा में भुगतान करने की अनुमति होगी। ये बहुत ही अच्छी पहल है फ़ोन पे के द्वारा। क्यूआर कोड आधारित क्वाइन वेंडिंग मशीन के पायलट लॉन्च की आरबीआई की घोषणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? मशीन को भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से लॉन्च किया जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पे मैं बता दूँ कि भारतीय स्टेट बैंक यहाँ पे नहीं होगा, बल्कि हो जाएगा आरबीआई, क्योंकि ये सब राइट्स है यहाँ पे आरबीआई के पास। तो आरबीआई द्वारा क्यूआर कोड आधारित सिक्कों की वेंडिंग मशीन के पायलट लॉन्च की घोषणा की गई है। देश भर में 12 शहरों में 19 स्थानों पर पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। बिल्कुल सही है। आरबीआई की घोषणा के अनुसार सिक्कों के वितरण में सुधार करने के लिए क्यूआर कोड आधारित सिक्कों की वेंडिंग मशीन लॉन्च की जाएगी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे। इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। केवल और केवल यहाँ पे हो जाएगा उत्तर, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। पंजाब की नई औद्योगिक नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नई नीति के तहत राज्य सरकार 15 औद्योगिक पार्क विकसित करेगी। कितनी? 15 औद्योगिक पूरा क्लस्टर यहाँ पे बनाएगी। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे। पंजाब कैबिनेट ने उद्योगों और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक नई नीति को मंजूरी दी है। औद्योगिक नीति मुख्य रूप से 3 प्रमुख क्षेत्रों सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, बुनियादी ढांचों और बिजली पर ध्यान केंद्रित करेगी। बिल्कुल ये भी सही है। नई नीति के तहत सरकार राज्यों में 15 औद्योगिक पार्क विकसित करेगी। ये पार्क विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों और ग्रामीण समूहों की सामान्य और क्षेत्र विशिष्ट आवश्यकताओं को भी ये कवर करेंगे। इस प्रकार देखा जाए तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। यहाँ पे देख पा रहे हैं इन्वेस्ट पंजाब बिजनेस फर्स्ट पोर्टल, यहाँ पे पूरा जो
ठीक है, कह सकते हैं कि एक पोर्टल भी पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है। डिजिटल भुगतान उत्सव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डिजिटल भुगतान उत्सव का उद्देश्य पूरे देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। बिल्कुल सही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली में डिजिटल भुगतान उत्सव का शुभारंभ किए हुए थे। डिजिटल भुगतान उत्सव 9 फरवरी से 9 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा। ये भी बिल्कुल सही है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। इसका उद्देश्य ही होगा पूरे जो उद्देश्य होगा, ठीक है, पूरे देश में डिजिटल भुगतान को यहाँ पे बढ़ावा देना। फरवरी 2023 में बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, ध्यान रखिएगा यहाँ पे बताया जा रहा फरवरी में, ठीक है, अब यहाँ पे मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। बसवराज बोम्मई द्वारा कितने नम्मा क्लिनिक लॉन्च किए गए? नम्मा क्लिनिक का मतलब होता है हमारा क्लिनिक। जैसे दिल्ली में जो क्लिनिक खुला हुआ है 100 है, 101 है, 243 है, 438 है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी 108, 108। बेंगलुरु में कर्नाटक के सीएम द्वारा 108 नम्मा क्लिनिक लॉन्च किए गए। महालक्ष्मीपुरा वार्ड में नव स्थापित नम्मा क्लिनिक का उद्घाटन 7 फरवरी 2023 को किया गया। तो यहाँ पे 7 फरवरी 2023 को किया गया और बच गया यहाँ पे 107। तो 107 जो नम्मा क्लिनिक का जो उद्घाटन वर्चुअली रूप से यहाँ पे किया गया था। पेंगुइन इंडिया द्वारा डैश डैश नामक एक नई पुस्तक जारी की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। सत्यजीत रे अचीवमेंट ऑफ सत्यजीत रे, बेस्ट फिल्म ऑफ सत्यजीत रे, द बेस्ट फिल्म ऑफ सत्यजीत रे। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, द बेस्ट ऑफ सत्यजीत रे। पेंगुइन इंडिया द्वारा द बेस्ट ऑफ सत्यजीत रे नामक एक नई पुस्तक जारी की गई है। द बेस्ट ऑफ सत्यजीत रे में सत्यजीत रे की 21 सर्वश्रेष्ठ यहाँ पे लघु कथाएं हैं। 21 सर्वश्रेष्ठ लघु कथाएं हैं। बीपीएससी ऐसे प्रश्नों को बहुत टारगेट करता है। इसमें वे सभी 8 कहानियां हैं जिनका सत्यजीत रे ने खुद अंग्रेजी में अनुवाद किया हुआ था। सत्यजीत रे की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था 2 मई 1921 को। जन्म स्थान है कोलकाता का पश्चिम बंगाल, ठीक है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। पहली फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट है पाथेर पंचाली। बहुत सारा इनको सम्मान भी मिला है, जैसे कि ऑनररी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ऑस्कर, पद्मश्री, पद्म विभूषण, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। इनकी मृत्यु हुई थी 23 अप्रैल 1992 को। बहुत फेमस पर्सनालिटी है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के बारे में सही है? नीति आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा की मान्यता के लिए एक अलग केंद्रीय बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। बिल्कुल सही है। यहाँ पे नीति आयोग ने हाल ही में ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसी को बोला जाता है आईटीआई, ध्यान रखिएगा, आईटीआई, ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च किया हुआ है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आईटीआई है। ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। देखा जाए कुल आईआईटी का जो 66% सिर्फ और सिर्फ 5 राज्यों में मौजूद है। जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा यूपी के साथ राजस्थान के साथ कर्नाटक, उसके बाद बिहार और उसके बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश। सिर्फ 5 राज्यों में पूरे आईआईटी का 66% कॉलेज यहीं पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों।